केमिस्ट्री ग्रेज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, इसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे हैलोएरिन्स के। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ये वही है जो हमने हैलोएल्केन में पढ़ा था, SN1 SN2 टाइप का। तो ये वही है, मैकेनिज्म इसकी वही रहने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद ही होगा, देखिएगा ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहां का ये हैलोजन हट जाता है। ध्यान से समझना बात को, और इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हैलोएरिन्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं NSR के लिए। क्यों होते हैं उसका रीजन सुनिएगा ध्यान से, कि जो पहला रीजन इसका, जो हैलोएरिन्स हैं, हैलोएरिन्स वो यहां पर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करते हैं। इसी वजह से हैलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से इस डबल बॉन्ड को तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिएगा यहां पे ना तो डबल बॉन्ड आएगा और ना सिंगल रहेगा। मतलब जो एल्किल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड था ना, प्योरली सिंगल बॉन्ड था, यहां पर सिंगल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और डबल से थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा। मतलब इन कंपैरिजन टू एल्किल हैलाइड यहां का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से ये बॉन्ड जो एल्किल हैलाइड के बीच में है, यहां पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से NSR के लिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहां पे हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। एक और रीजन हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। ये आपका हैलोएरिन्स और ये आपका एल्किल हैलाइड। तो यहां का जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, और यहां का जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और यहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है और यहां पे s कैरेक्टर कम है। जिसके s कैरेक्टर कम होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, देखना कि यहां के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला कार्बन sp2 कार्बन ज्यादा टाइटली बॉन्डेड रखेगा, मतलब अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा इन कंपैरिजन टू sp3 कार्बन। तो यहां का बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इस कार्बन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा हमारा हैलोजन, जो नेगेटिव के फॉर्म में निकलता है, पीछे पॉजिटिव छोड़ के जाता है। अब कोई इसे खींचने वाला है हैलोजन से खींच रहा है, तो हैलोजन को वहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी NSR के लिए कम होती है। इसका तीसरा रीजन और सुन लीजिएगा। तीसरा रीजन ये है कि जैसे ही हैलोजन यहां से निकलेगा, हैलोजन पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज बचेगा हैलोजन निकलने के बाद। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो sp2 कार्बन पर है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो sp3 कार्बन पर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। तो ये कम स्टेबल बचेगा पीछे और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो तीसरा रीजन हो गया इसके लेस रिएक्टिव होने के पीछे NSR के लिए। तो 3 रीजन हो गए। तो इस वक्त हमें, मतलब हैलोएरिन्स की NSR करवाने के लिए हमें थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू हैलोएल्केन के। तो हम बात कर लेते हैं इस क्लोरीन की, कि ये क्लोरीन जो है वो कैसे रिएक्शन देता है हमारे
NaOH के साथ एक्वस NaOH मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है इसे एक्वस NaOH। तो ध्यान से समझिएगा बात को, एक्वस NaOH जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 300 atm प्रेशर पर इस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये कम रिएक्टिव था तो इस वजह से ये NaOH यहाँ से हट जाएगा, मतलब सॉरी ACl हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा और NaCl हट जाएगा। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि अगर इस क्लोरोबेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे NO2 जुड़ा हुआ हो, तो ये NO2 ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये OH आया NaOH से यहाँ का जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है वो 195 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, मतलब इससे कम टेम्परेचर। क्यों चाहिए ध्यान से समझना कि ये OH जो है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा। तो ये वाला NO2 ग्रुप जिसका -m इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा और बेंजीन से खींचेगा तो एक तो ये यहाँ पे अपनी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, एक ही अपनी पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। हमें मतलब इसके पैरा से था क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हटना था, OH जुड़ना था। देखिए इस NO2 की वजह से यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो OH का अटैक करना इजी हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इजीली अटैक कर जाएगा। मतलब इस पे इतने डिग्री अपने को टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये OH यहाँ पे लग जाएगा और ये NO2 की प्रेजेंस में। अगर हम इसमें एक और NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, एक और NO2 ग्रुप यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ये देखिए NO2 और ये भी NO2, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें और कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब इससे थोड़ा और कम टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये रिएक्शन और जल्दी प्रोसीड हो जाएगी और OH यहाँ पे लग जाएगा, ये NO2 और ये भी NO2। अब देखिएगा इस NO2 का ये ऑर्थो पोजीशन हुई और इस NO2 की ये पैरा पोजीशन हुई, तो ये अपने ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा और ये अपने पैरा पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, तो दोनों के दोनों इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो OH जल्दी अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे फिर से एक रिएक्शन हम बात करते हैं कि अगर हमने 3 जगह पर NO2 जोड़ा हुआ है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं OH की रिएक्शन की। तो इस OH का रिएक्शन जो होगी वो मतलब इसे थोड़ा सा हीट करते ही रिएक्शन हो जाएगी, थोड़ा सा गर्म करते ही रिएक्शन हो जाएगी और इससे बन जाएगा हमारे पास पिक्रिक एसिड, इससे हमारे पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा और इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पिक्रिक एसिड होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर आने वाली है, आगे आने वाले सब चैप्टर्स के अंदर जितने भी अपने बाकी के चैप्टर हैं उन सब में ये रिएक्शन जरूर आएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात कर लेता हूं मैं। एक बार कॉमन रिएक्शन के बारे में बात करता हूं कि कॉमनली ये रिएक्शन होगी कैसे। तो हम कोई भी बेंजीन रिंग लेते हैं, ये बेंजीन रिंग, इस पे हमें किसी इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से, जो हाइड्रोजन यहां पे लगा होगा वो हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और जो हर एक रिएक्शन में अलग अलग होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां तो हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हर रिएक्शन में ये अलग अलग होगा। एंड सेकंड इसमें होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करने वाला है। ये आपकी बेंजीन रिंग, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ जाके अटैक करेगा। तो ये हो जाता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ H+। रिमूवल ऑफ H+। यहां पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन भी है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, जो न्यूक्लियोफाइल यहां से मिला था, वो इस H+ को यहां से रिमूव करवाता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब इस रिएक्शन में अलग अलग टाइप आएंगे, जैसे हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। ये 5 टाइप हैं इस रिएक्शन के। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन। आइए हम पहले बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, तो ये अपना क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन पे कोई भी हैलोजन हमें जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या कोई भी लिविस एसिड, कोई भी लिविस एसिड, जिसमें इसे लिख देता हूं FeX3 फॉर एग्जांपल, FeX3। तो यहां हम मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो लिविस एसिड होगा, जो भी आपके पास लिविस एसिड है, वो लिविस एसिड इसमें से नेगेटिव को यहां से निकाल लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, एंड FeX4 नेगेटिव बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होगी हर बार हर रिएक्शन में कि ये जो आपका क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, क्योंकि इस ग्रुप का, इस हैलोजन ग्रुप का लगता है +M इफेक्ट। +M इफेक्ट की वजह से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एक बार, तो फिर देन यहाँ पे नेगेटिव आएगा और फिर देन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इन दोनों पोजीशन पर अटैक करेगा और वहां से उस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा देगा। तो एक बार तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और एक बार ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास ये दोनों, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल से अमाउंट में बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट आपके पैरा वाले सब्स्टिट्यूट का ज्यादा होता है। आप मेजर तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होता है इनके। ऐसा नहीं होता कि एक तो 80% बन रहा हो, दूसरा 20% बन रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वो ऑलमोस्ट इक्वल से अमाउंट में होते हैं, लेकिन फिर भी पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा बनता है हमारा। हर बार ऐसा ही होता है। क्यों होता है? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा। कैसे? क्योंकि इस हैलोजन एटम का -I इफेक्ट भी तो लग रहा होगा और -I इफेक्ट की वजह से वापस से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी। खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके नजदीक है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और ज्यादा कम कर देगा यहां के कंपैरिजन में, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे -I कम वर्क करेगा और यहाँ पे -I ज्यादा वर्क करेगा। तो इस वजह से यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर देगा। +M की वजह से तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई थी, लेकिन -I की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। अब इन दोनों पोजीशन पर कंपैरेटिवली यहां पैरा पे हमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा, तो इस वजह से मेजर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म होता है। नेक्स्ट
सेकंड आता है नाइट्रेशन। सेकंड हम यहां पे कंसीडर करते हैं नाइट्रेशन को। तो नाइट्रेशन में हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करेंगे, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4, ये हमारे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इस कंपाउंड की। तो सबसे पहला अटैक ऑफ सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे हमारे पास ये HNO3 है और ये H2SO4 है। तो इसमें H2SO4 ज्यादा एसिडिक होने की वजह से इसको अपना H+ प्रोवाइड करवा देगा और यहां आके H+ जुड़ जाएंगे और ये HSO4 माइनस यहां से हट जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा H+ और इसी के साथ इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आप लोग जानते हैं अच्छा नहीं लगता कभी भी, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से निकल जाएगा H2O की फॉर्म में और पीछे छोड़ जाएगा NO2 पॉजिटिव को, और यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और वही ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पर इसका अटैक होगा और मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा। ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 हमें मिलता है और इसके मैकेनिज्म देखते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से प्रीवियस AIPMT मतलब नीट यूजी के अंदर पूछा गया था, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, ये H2SO4 और एक दूसरा H2SO4। आप लोग जानते हैं कि कोई एक H+ दूसरे को H+ को देगा, तो यहां से H+ इस वाले लोन पेयर पे आ जाएंगे और ये HSO4 बच जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये जो आपका H2SO4 के पास H+ आया है, फिर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा जो इसको बर्दाश्त नहीं है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। तो यहां पर आपके पास बच जाएगा HOS डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यहां से H+ फिर से निकलेगा और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और H+ यहां से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास बन जाएगा SO3 और H+ निकल गया। ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप लोग जानते हैं जब भी कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, अब ध्यान से समझने वाली बात जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि जो SO3 बना है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और यही क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था कि मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला कुछ देखिएगा, कुछ बुक्स ऐसा बोलती है कि ये HSO4 जो पॉजिटिव है यही डायरेक्ट अटैक कर जाता है, लेकिन ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछने के बाद में ऐसा आपको बताया गया कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है जो उस पर जाके अटैक करेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे अटैक होगा इसका।
तो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, तो ये SO3 जो कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल है। अभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इस वाले बॉन्ड के जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो फिर इस वाले बॉन्ड के इधर जाने की वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अटैक करते वक्त तो ये जाकर इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा यहां से कुछ इस तरीके का कंपाउंड। यहां पे क्लोरीन, यहां आपका SO3 जुड़ गया एंड अब यहां पे होगा आपका रिमूवल ऑफ H+। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो H+ यहां से निकलेगा, ये जो H+ यहां से निकलेगा अपने बॉन्ड के एटम को पीछे छोड़कर, वो H+ जब यहां से निकल के जा रहा होगा तो इस नेगेटिव चार्ज पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपके पास SO3H का अटैक होता है और यहां पे SO3H यहां पे जुड़ जाता है। अगर आपसे मैकेनिज्म ना पूछी जाए तो आप डायरेक्ट इस SO3H का यहाँ पे अटैक कर सकते हैं और यहाँ से जो H+ निकलेगा वो कहीं बाहर चला जाएगा, उसे वो न्यूक्लियोफाइल निकाल लेगा। लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म इसकी यही रहेगी। और इसके साथ साथ आपको पता है, ये तो मैंने सिर्फ ऑर्थो पोजीशन को आपको मैकेनिज्म दिखाई है, पैरा भी बनेगा और जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके साथ साथ पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा और यही पैरा क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये था आपका सल्फोनेशन। इसमें नेक्स्ट है अपने पास फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला है एल्काइलेशन, तो वही आपकी क्लोरोबेंजीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इस पर कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जैसे यहाँ पे इस बार मैं AlCl3 ले लेता हूं, लुईस एसिड। तो मैकेनिज्म में वही होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका मिथाइल क्लोराइड और इस पर रिएक्ट करेगा AlCl3 जो यहां से CH3 पॉजिटिव में से कन्वर्ट कर देगा और खुद AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बनता है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है इन फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। सो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्ट कर जाएगा। अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट के वो चांसेस हैं तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर फिर उसे अटैक करवाना है और ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं पहले से ही, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका पैरा प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, इस पर आपको रिएक्शन करवानी है CH3 CH2 Cl की, वो भी FeCl3 की प्रेजेंस में। आप मुझे बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम क्या होगा। इसी में हम सेकंड बात करने वाले हैं। एल्काइलेशन के बाद है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या करवाते हैं, किसी भी एसिटिल ग्रुप का इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, जैसे कि CH3 C+OCl हो, ठीक है, ऑयल हैलाइड हो, तो ये फिर से AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। भले इसकी जगह आप और भी कई कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कि कोई एस्टर ग्रुप ले सकते हैं, कोई एनहाइड्राइड ग्रुप ले सकते हैं। ये सारे एक ही टाइप की रिएक्शन शो करने वाले हैं, क्योंकि इन सब में यहां से ये क्लोरीन हट जाएगा, यहां से ये वाला कंपाउंड हट जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, पीछे बच जाएगा सब में पॉजिटिव पॉजिटिव।
तो यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा, इस कार्बन में पॉजिटिव बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जरूर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसे हम कार्बोकेटायन नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl निकलने के बाद में, और ये डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और इसमें फिर से मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो रिएक्शन विद मेटल में हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं फिटिंग रिएक्शन। जब भी कोई दो हैलोएरिन्स सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ड्राई ईथर, तो फिर डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाता है और NaCl हट जाता है। आप लोगों ने ऐसी रिएक्शन हेलो एल्केन में भी पढ़ी थी, याद होगी, जिस रिएक्शन का नाम था वुर्ज रिएक्शन, और ये है फिटिंग रिएक्शन। हेलो एल्केन की जो रिएक्शन थी सोडियम के साथ वो थी वुर्ज रिएक्शन, और जो हैलोएरिन्स की जो सोडियम के साथ रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। और अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास एक एरिल हैलाइड लेंगे और एक हम एल्किल हैलाइड लेंगे, और ये एरिल हैलाइड और ये एल्किल हैलाइड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये 2NaCl यहां से हट जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसी के साथ ये हैलोएरिन्स की सारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचते हैं, जैसे डाई हेलोएल्केन तो हमने पढ़ लिया। ट्राई हेलोएल्केन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म जो होती है वो आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का काफी आपने नाम सुना होगा, बेहोश करने की दवाई होती है, जो मुंह में रुमाल लगाकर जो लोग बेहोश करते हैं गुंडे लोग वो उसमें क्लोरोफॉर्म ही डला होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म की एक खास बात जो उन गुंडे लोगों को पता नहीं है वो आप गुंडों को पता होगी, क्या कि अगर इस क्लोरोफॉर्म की के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो और सनलाइट इसे मिल जाए तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो फॉस्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फॉस्जिन गैस जो होती है वो पॉइजन होती है। ये फॉस्जिन गैस पॉइजन होती है। इसका मतलब जिस भी बोतल के अंदर इस क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है और अगर उस बोतल में ऑक्सीजन है और सनलाइट की प्रेजेंस है तो वहां वो क्लोरोफॉर्म की फॉर्म में नहीं है, वो अब फॉस्जिन की फॉर्म में बन गई है। इसका मतलब जब आप सुंघा रहे हो, जब रुमाल पे लगाया तो आपने वो जहर लगाया और सुंघाते ही वो तो आप चाह रहे थे बेहोश करना, लेकिन वो तो परलोक से हार गया, है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर देखो, ऐसा तो हुआ नहीं कि हम ऑक्सीजन जाने को रोक देंगे, हाँ हम सनलाइट को जरूर रोक सकते हैं उसके अंदर जाने से, इसीलिए डार्क बोतल में इसे स्टोर किया जाता है हमारे क्लोरोफॉर्म को, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं रोक सकते हम। तो सनलाइट कभी न कभी तो जाएगी, ठीक है। तो सनलाइट कभी न कभी जाएगी तो फिर वो फॉस्जिन बनेगा। इसीलिए इस फॉस्जिन को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 2-3 ड्रॉप एथेनॉल की। उस बोतल के अंदर, जिस बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है, उस बोतल के अंदर थोड़ा सा 2-3 बूंद हम एथेनॉल की मिला देते हैं, जिससे ये आपका फॉस्जिन जो है वो एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाए, और ये अगर उसके साथ रिएक्ट कर गया तो इस टाइप का एक कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा जो पॉइजन नहीं होगा, तो इस टाइप से ये क्लोरोफॉर्म की बात हो गई। आइडोफॉर्म के बारे में सबसे खास बात ये आती है कि आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है आंखों के लिए। तो आंखों की जो एंटीसेप्टिक आती है उन सब के अंदर आइडोफॉर्म डला हुआ आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में गौर करनी है। एक छोटी सी बात, इसमें लास्ट में आपको डीडीटी की स्ट्रक्चर और डीडीटी की फुल फॉर्म पढ़नी है।
डीडीटी की स्ट्रक्चर और डीडीटी की फुल फॉर्म पढ़नी है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ और इसकी फुल फॉर्म अभी देखो, इस स्ट्रक्चर से ही हम समझ लेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म, या तो पहले दोनों में से एक चीज जरूर याद कर लीजिएगा, या तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा तो उससे स्ट्रक्चर बन जाएगी, या इसकी स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा जिससे इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइक्लोरो, ध्यान से समझिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका फुल फॉर्म होता है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। डीडीटी जो होती है वो आपके फर्टिलाइजर फॉर्म में पहले काम ली जाती थी, मतलब आपके खाद वगैरह में बनाने में काम में ली जाती थी, लेकिन आजकल इस पे बैन है। ठीक है, आजकल इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है अपना फ्रियोन के बारे में। वो छोटी सी बात कर लेते हैं, फ्रियोन। हाँ जी, जो जानते हैं आप लोग, जो रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में काम आता है अपने एयर कंडीशनर के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर, वो फ्रियोन ही काम में लिया जाता है। लेकिन आजकल उस पर काफी ज्यादा बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि फ्रियोन जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, तो इसीलिए फ्रियोन पे थोड़ा सा बैन है, उसे ऐसा मतलब यूज नहीं किया जाता, बहुत कम अमाउंट में यूज किया जाता है। तो ध्यान से समझना फ्रियोन क्या होता है। तो हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं फ्रियोन। और ये होता है जिसमें कार्बन होता है, जिसमें फ्लोरीन होती है और जिसमें क्लोरीन होती है, और कुछ नहीं होता। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, वो फ्रियोन्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इनकी नेमिंग। इनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इस फ्रियोन की नेमिंग के लिए यहां पर लिखा जाता है एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई एंड जेड, फ्रियोन एक्स, वाई, जेड। अब इसका मतलब क्या है? एक्स जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक कम करके कार्बन के लिए, जितने कार्बन होंगे उससे एक कम डिजिट लिखी जाती है। सपोज दैट उसमें 2 कार्बन है तो x की जगह पर 1 लिखा जाएगा। और y लिखा जाता है फॉर हाइड्रोजन के लिए एक ज्यादा करके, मतलब आप लोग जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो जरूर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी। ठीक है, एक ज्यादा करके लिखा जाता है। अगर 0 हाइड्रोजन है तो 1 लिखा जाएगा। ठीक है, और Z जो होता है एज इट इज फ्लोरीन की नंबर्स होते हैं, फ्लोरीन के नंबर्स होते हैं F। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने लिखा हुआ है फ्रियोन 1 1 2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो यहाँ पे पहली डिजिट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें 2 कार्बन है, क्योंकि 1 कम करके लिखा हुआ है ना, तो 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 2 कार्बन हो गए। फिर हाइड्रोजन उसमें कितने हैं जी? 1 भी नहीं है, तभी वहां पे 1 लिखा हुआ है, 1 ज्यादा करके लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन नहीं है। फ्लोरीन कितने हैं जी? 2 हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हुए 2। तो बच गए वो किससे, इसकी वैलेंस से सेटिस्फाइड होगी, वो क्लोरीन से सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि कार्बन 2 कार्बन जो हैं वो अदरवाइज 6 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी से जुड़ सकते हैं, जिसमें से 2 वैलेंसी फ्लोरीन ने पूरी कर ली, तो 4 यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन होंगे। 4 क्या होंगे? क्लोरीन होंगे। ऐसे ही अगर आपके पास मैं बोल दूं एक फॉर्मूला ये बोल दिया जाए CF3Cl, तो इससे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? तो उल्टा पढ़ते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे हम फ्रियोन। कार्बन कितने जी? 1 कार्बन है तो 1 कम करके लिखो 0। हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? नहीं है तो 1 लिखो। फ्लोरीन कितने हैं? 3 हैं तो 3 लिखो। तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 013। चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, हेलो एल्केन। थैंक यू।